देखो डायग्राम तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट देखो अपने को क्या पढ़ना है अब। अच्छा, मानव हृदय कितनी कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। जरूरी नहीं है कि सारे जीवों का हृदय 4 कोष्ठी। कई बार पूछ लेते हैं कि उभयचर का हृदय कितने कोष्ठी होता है, सरीसृप का कितने कोष्ठी होता है, ठीक है, स्तनधारियों का कितना होता है, पक्षियों का कितना होता है, केंचुए का, ऐसे कोष्टक पूछ लेते हैं। तो लिख लो चलो कोष्टक के प्रकार भी लिखो। हृदय के कोष्टक के प्रकार, हृदय के कोष्टक के प्रकार। कोष्टक बोल दो, इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर। सजीव है उनके हृदय के कोष्टक किस प्रकार के हैं। अगर मैं बोलूं जैसे 2 कोष्ठियां बना दूं, मान लो मैं इस प्रकार से सीधा किए से 2 ही कोष्टक है ना। पहली बात 2 कोष्ठियां करें तो एक कालिंद हो गया और एक नीले। ये द्विकोष्ठीय हृदय, द्विकोष्ठीय। ये हृदय किसका होता है? ये होता है मछलियों का। मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 ही कोष्टक होते हैं, एक ही आलिंद होता है, एक नीले होता है। फिर 3 कोष्टक आ जाते हैं। से हम 3 बनाए मान लो इस प्रकार से करके कि ये से 3 कोष्टक हो गए। एक ऊपर वाला अकेला एक हो गया, ये 2 और ये 3। त्रिकोष्ठीय हृदय की बात करो अगर, त्रिकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय हृदय होता है उभयचर का। या फिर उभयचर ना आए तो जो सरीसृप होते हैं, रेंग कर चलने वाले, ठीक है। उभयचर में क्या आता है? ऐसे जीव जो जल या स्थल दोनों में रह सकते हैं। जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह, जलीय भी होंगे स्थलीय भी होंगे, उनको उभयचर कहते हैं। मेंढक, कछुआ, है ना। पर मगरमच्छ, कोक्रोडाइल होता है ना, कोक्रोडाइल अपवाद है। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है हमारी तरह। वो मगरमच्छ अपवाद है, कोक्रोडाइल ध्यान रखना अपवाद। मगरमच्छ उसमें हमारी तरह। सरीसृप भी होते हैं, रेप्टाइल कहते हैं, रेप्टाइल रेंग कर चलने वाले होते हैं सरीसृप, उनका हृदय भी 3 कोष्ठीय होता है। अब इसके बाद आ गया 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय में हमारे वाला आ गया, है ना। 1 2 3 4, 4 चेंबर या 4 कोष्ठक किसमें होंगे? 4 कोष्ठीय हृदय हमारा आ गया। 4 कोष्ठीय हृदय किसका होता है? स्तनधारियों का होता है, स्तनधारियों का, है ना। विकसित जीव जो होते हैं ना, स्तनधारी विकसित है। इसके अलावा पक्षी भी इसी में आते हैं। पक्षियों का हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है। इसके अलावा अगर बात करें मछलियों में, याद रखना अगर मछली पूछे ना तो अपवाद है मछलियों में। डॉल्फिन इस है ना, ब्लू व्हेल, उसका हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ब्लू व्हेल स्तनधारी है। ब्लू व्हेल ऐसी मछली जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाती है, तो ब्लू व्हेल स्तनधारी है, ध्यान रखना। और स्तनधारी का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। चमगादड़ को भी पक्षी वर्ग में मत मानना, चमगादड़ भी स्तनधारी है, वो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाता है। अब सबसे ज्यादा कोष्ठीय अगर बोले तिलचट्टा, है ना, तिलचट्टा, कॉकरोच, तिलचट्टा जो होता है उसका हृदय होता है 13 कोष्ठीय, 13 कोष्ठीय। केंचुए का 9 कोष्ठीय, ठीक है। ये कुछ कोष्ठक के प्रकार है। मेन तो ऊपर वाले आते हैं कि मत्स्य वर्ग या मछलियों का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, 9 कोष्ठीय, ऐसे नाम आएगा तो द्विकोष्ठीय। उभयचर का हृदय त्रिकोष्ठीय, सरीसृपों का हृदय त्रिकोष्ठीय, स्तनधारी और पक्षियों का 4 कोष्ठीय, और तिलचट्टे का 13। ये कुछ कोष्ठक के प्रकार है, ठीक है। यदि बात समझ में आई। अब हृदय का कार्य बताया था मैंने आपको। हृदय का कार्य क्या है? हृदय कार्य रक्त की पंपिंग करना। अच्छा, 2 चीजें और भी पढ़ लेते हैं कि एक जांच का नाम आता है। जांच भी एक हृदय संबंधित है। इको नहीं है, ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइडियोग्राम या ग्राफ, वो मस्तिष्क की जांच होती है। ईसीजी होती है हृदय की जांच। कई बार होता है ना कि हृदय में कोई समस्या आ जाती है ना, तो कहते हैं कि ईसीजी करवाने गए हैं, वो हृदय की जांच होती है, ठीक है। हृदय संबंधित जांच है कुछ। पेपर में आ जाता है ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है। या हृदय की जांच क्या कहलाती है? तो लिख लो हृदय की जांच, वो ईसीजी। पूरा नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या ग्राफिक, या कई जगह ग्राम भी लिखा हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होते हैं? हृदय की जांच होती है। इसीलिए कार्डियो शब्द का उपयोग जो है ना,
वो किसके लिए होता है? हृदय के लिए होता है, ठीक है, कार्डियो नहीं, सॉरी कार्डियो, हृदय के लिए होता है। इसीलिए हृदय का अध्ययन क्या बन जाता है? कार्डियोलॉजी बन जाता है। हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियो, क्योंकि ये मांसपेशियां हैं, कार्डियो सबका उपयोग हृदय के लिए होता है, ठीक है, ये इसकी जांच है, ठीक है। अब रही बात हृदय का काम क्या है? रक्त की पंपिंग करना, यही काम है इसका, पंपिंग करना। पंपिंग करेगा तो कुछ ब्लड का प्रेशर भी होगा। अब ब्लड का प्रेशर जो है उसको अपने शॉर्ट में कहते हैं बीपी, ठीक है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो 120 से 80 मिलीमीटर के बीच आता है ना, पारे के स्तंभ में 120 से 80 के बीच आया तो कहते हैं सामान्य रक्तदाब है, नॉर्मल ब्लड। ऊपर चला गया तो कहते हैं बीपी बढ़ गई, तो बढ़ी हुई बीपी कहते हैं हाइपरटेंशन। बीपी घट गई तो हाइपोटेंशन, ठीक है। अच्छा, धड़कन की ध्वनि, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि जो दिल धक धक कर रहा है ना, धड़कन की ध्वनि तो बताई थी मैंने आपको शायद। धड़कन की ध्वनि क्या कहलाती है? लबडब, लबडब। जो आप धक धक सुन रहे हो ना, डॉक्टर इसको स्टेथोस्कोप के अंदर सुनता है तो ये लबडब की साउंड होती है, इसको लबडब कहते हैं। पेपर में आता है लबडब की ध्वनि का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं? धड़कन तो हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब की बात करते हैं, शॉर्ट में कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब। अगर बात करें अपने रक्तदाब की, नॉर्मल कितना की होता है? देखो ब्लड प्रेशर, डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाने गए हो किसी के साथ? एक उपकरण रखा होता है या ब्रेकियल बांध के यहां से ऐसे हवा से भरता है, बूम से है ना, उसके अंदर पारा भरा होता है, उस उपकरण का नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, उससे मापी जाती है बीपी। नॉर्मल बीपी जो है ना, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब अगर पूछे कितना होता है तो आपको बताना है 120 से 80 मिलीमीटर। ऑब्लिक लगा होता है हाइग्रेशियम, इस हाइग्रेशियम का मतलब होता है पारा। पारा इसका मतलब क्या है? जो रक्तदाब का मापन करने वाला उपकरण है ना, इसे, इसके अंदर पारा भरा होता है। जैसे वायु दाब का मापन करने में कौन सा उपकरण काम आता है? बैरोमीटर, उसमें क्या भरा होता है? पारा। तापमान का मापन करने में कौन काम आता है? थर्मामीटर ना। डॉक्टर आता है, बुखार चेक करता है, इसे स्केल कैसे, मुंह खोल, आ करके इसे रख, फिर बंद करो, फिर इसे झटकाता है, देखता है, उसमें पारा होता है। तो जैसे गर्म होगा तो ऊपर नीचे जाएगा, बता देता है कि तापमान अगर 27 से ऊपर, 98 से ऊपर, बोल देता है कि तेरे को बुखार है, फीवर है तेरे को, है ना। ये पारा भरा हुआ है, तो वो ऑब्लिक पारा धातु का प्रतीक होता है Hg। पारा बोल दो, पारद बोल दो, मर्क्यूरी बोल दो या Hg बोल दो, लैटिन वर्ड है हाइग्रेशियम, है ना, इस सिंबल है ये। तो लिखने का मतलब ये है कि स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण में पारा धातु के स्तंभ में पाठ्यांक मापा जाता है। 120 से 80 के बीच आता है तो ना तो आपकी बीपी बढ़ी हुई है, ना ही आपकी बीपी घटी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है ना। तो वो मापते किससे है? तो रक्त दाब का मापन करने में, रक्तदाब का मापन करने में काम आने वाला उपकरण या काम आने वाला यंत्र, वो उपकरण जो होता है उसका नाम होता है स्फाइग्मो मैनो। अगर पूछे कि स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण में कौन सी धातु भरी जाती है, तो धातु है का नाम है पारा धातु, इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर रक्तदाब इससे ज्यादा हो गया, है ना, तो अपने नॉर्मल घरों पे कहते हैं बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई। सामान्य बीपी बढ़ गई घट गई का मतलब क्या होता है? बीपी बढ़ना एक रोग है, डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं हाइपरटेंशन। बीपी घटना एक रोग है, हाइपोटेंशन। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं रक्तदाब का बढ़ना क्या कहलाता है? रक्तदाब का बढ़ना ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है ये। बीपी जो है ना, बीपी ये हाई हो गई, ठीक है ना। नॉर्मल तो इसके बीच रहनी चाहिए, 80 है, 90 है, 100, 110, 120 के बीच रही तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा हो गई तो हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर हो गई लो तो कहेंगे हाइपोटेंशन। रक्तदाब का घटना क्या कहलाता है? तो क्या कहोगे? हाइपोटेंशन। अगर बीपी लो हो गई क्या कहें? हाइपोटेंशन।
ज्यादा होना, कई बार कहते हैं ना कोई झगड़ा हो जाता है किसी को बोल देते ज्यादा हाइपर मत हो, हाइपर मत हो। हाइपर मत हो का मतलब वो कुछ ज्यादा हो रहा है, झगड़ा होता है कई बार बोल देते हो कि ठीक है, फिर सामने वाला कुछ ज्यादा बोल रहा है, गाली दे रहा है, आप शांत बैठे हो, आप कहते हो ना हाइपर मत हो ज्यादा, समझा रहा हूं आराम से। हाइपर मत हो मतलब ज्यादा हो रहा है, अब अपने औकात से बाहर जा रहा है तू, तो हाइपर का मतलब ज्यादा। भूल भी जाओ कभी, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रक्तदाब का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ऐसे नाम आएंगे। तो सीधी सी बात है, हाइपर शब्द का उपयोग होता है, देखो ये नाम पढ़ोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द आ रहे इसमें, ऊपर वाले में, ऊपर वाला 7 शब्दों का नाम है, 7 का, नीचे वाला 6 का नाम है। तो नाम बड़ा तो बीपी बढ़ी, नाम छोटा तो बीपी घटी, कई बार मिक्स हो जाते हैं कि हाइपोटेंशन है कि हाइपरटेंशन, तो बड़ा नाम बीपी बढ़ी, छोटा नाम बीपी घटी। अब क्या सबकी बीपी बढ़ती है, क्या सबकी बीपी घटती है क्या? नहीं ना, कुछ तो ऐसा हमने कोई कांड किया होगा जिस वजह से हमारी बीपी बढ़ रही है, घट रही है, कुछ कर रहे हैं हम, क्या कोई कुछ बाहर से कुछ ऐसा आइटम ले रहे हैं जो हमें नुकसान कर रहा है। खट्टे पदार्थ आप ज्यादा खाओगे तो आपकी बीपी बढ़ेगी, खट्टे का मतलब अम्ल, अम्लों के अत्यधिक सेवन से रक्तदाब बढ़ता है, और क्षारकों के अत्यधिक सेवन से रक्तदाब घटता है। कड़वे ज्यादा खाओगे तो आपकी बीपी घटना चालू हो जाएगी। अम्ल का मतलब वो नहीं कि चाटने वाला अम्ल, खट्टा कुछ भी खा लो वो अम्ल ही है, नींबू, मौसमी, नारंगी, संतरा, दही, कच्चा सेब, कच्चा गेहूं, गन्ने का रस, ठीक है ना, इमली, आंवला, सब ये अम्ल है। खट्टे ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ेगी, कड़वे ज्यादा खाओगे तो बीपी घटेगी। पेपर में पूछ लेते हैं रक्तदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, उत्तर होगा अम्ल और क्षार दोनों। अम्ल तो बढ़ाते हैं, क्षार प्रभावित कुछ है, प्रभावित दोनों करेंगे, ठीक है। तो किसकी वजह से बीपी में समस्या आती है, तो रक्तदाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है जो बीपी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो 2 कारक प्रभावित करते हैं, अम्ल भी, क्षार भी। सारे जानते हो स्वाद में खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, कड़वे पदार्थ क्षार होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्षार घटाते हैं, है ना। तो रक्तदाब को बढ़ाने वाले कारक, या ऐसे पूछे किन कारकों के अत्यधिक सेवन से रक्तदाब बढ़ता है, अम्ल, क्षार, लवण, मूलक, ऐसे नाम आ जाएंगे कुछ, उत्तर होगा अम्ल। और फिर घटते किसकी वजह से, अम्ल का उल्टा काम कौन करते हैं, अम्ल का उल्टा काम क्षार करते हैं, बेस करते हैं, है ना। एसिड तो बढ़ाते हैं और बेस है वो घटाते हैं। तो रक्तदाब को घटाने वाले कारक वो है क्षार। नोटिस किया होगा किसी की अगर बीपी घटी हुई है, गांव में कोई समस्या होती है, बीपी घटती है ना, तो ज्यादा खुशी अगर होगी तो उसकी बीपी घट जाएगी, ज्यादा अगर गम हो गया कहीं पे, कोई रोने धोने, कहीं मर्ग होगी मान लो, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, महिलाएं रो रही है, कोई ऐसी महिला होती है बीपी घट गई, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को, देखा होगा ना, मर्ग वगैरह पे काम भीड़ भाड़ में से होता है। ज्यादा खुशी हो जाती है तो उनका ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है, ज्यादा गम हो गया तो भी उनके लिए घातक है। तो जिनकी बीपी घटती है ना, गांव में काम करते, उसको आप अम्ल खिला दो, सही हो जाता है, सुना होगा। बीपी अगर किसी घट गई, डॉक्टर का टाइम पे ना, तो थोड़ा सा अम्ल खिला दो, सही हो जाता है। कारण बीपी घट गई, कम हो रही है ना, अम्ल खिलाओगे। अम्ल करते क्या है, अम्ल करते बीपी को बढ़ाने काम, उसकी घटी हुई है, आपने अम्ल खिलाया, मान लो बीपी उसकी 60-50 थी, 60 चल रही थी उसकी बीपी, आपने अम्ल खिलाया, अम्ल ने बढ़ाकर कर दी 90, तो 80 से 120 से 80 के बीच नॉर्मल रेंज आ गई, सही हो गया। तो जिसकी बीपी घटती है उसको खट्टा खिला दो, सही हो जाता है। जिसकी बीपी बढ़ती है उनको कड़वा खिला दो, सही हो जाता है। नमक का घोल वगैरह पिलाते हैं गांव में, बीपी वाले को देखा होगा। तो ये आप काम कर सकते हो डॉक्टर अगर टाइम पे ना आता है, पर ध्यान रहे आपको पता होना चाहिए कि बीपी घटी हुई है कि बढ़ी हुई है। कहीं किसी की बीपी बढ़ी हुई है, तुम लोग देख कर कह दो ये क्या, ये तो मैंने पढ़ा है, इसकी तो बीपी घट गई, अम्ल लेके आओ, खट्टा लेके आओ, उसकी बढ़ी हुई है, तुम लोग ऊपर से अम्ल खिला दो, बढ़ के 100 मान लो 150 चल रही है, 1.25 चल रही है, तुम लोग और खिला दो, उसकी 250 हो जाएगी, चाल तो रह लो, मेरी जिम्मेदारी को नहीं, समझ रहे हो ना। तो पहले पता होना चाहिए कि घट रही है कि बढ़ रही है। घटने बढ़ने का पता होता है, अगर आपके घर पे मान लो आपकी मम्मी को, आपकी नानी को समस्या है,
बीपी की डॉक्टर जांच करवाते हैं ना, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी बीपी घटती है। अब जब भी समस्या होगी ना, आपके घर में सबको पता होगा कि मेरी मम्मी की या मेरे नानी की बीपी घटती है, दूसरे को पता नहीं होगा, तो पहली बार दे रहा, आपको तो पता होगा क्योंकि रोज का काम है, तो आपको पता होता है कि इस समस्या होगी, बोलते हैं हाँ मेरी मम्मी इसकी बीपी घटती है, आप नमक पूरा ले आओ कुछ, है ना, तो बढ़ती है, बता दो कि इसकी बढ़ती है, तब पता चल जाता है। पहले पता होना चाहिए, वो आप नहीं बता सकते, ठीक है, वो डॉक्टर बताता है, लक्षण होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये तो सामान्य क्वेश्चन थे। अब रही बात, किसी ने तो ब्लड प्रेशर मापा होगा ना, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 के बीच ही क्यों आता है, किसी ने पता किया होगा, किससे किया, स्पाइगमोमैनोमीटर से किया, किसने किया, रक्तदाब का मापन, नोट लगा के चीज लिख लेना, मापन, बीपी का मापन किया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था एस हेल्स, और किस में किया था, घोड़े में किया था। एस हेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्तदाब का मापन किया था घोड़े के अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रक्तदाब का मापन किसने किया था, सबसे पहले हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, रक्तदाब का मापन किस सजीव में किया गया था, तो हमारी बीपी सबसे पहले नॉर्मल चेक की गई थी घोड़े के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, रक्त से संबंधित जो जीव है ना वो दो है, घोड़ा भी ब्लड से ही संबंधित है, बंदर भी ब्लड से ही संबंधित है। रक्त से संबंधित जीव सामान्य दो है। घोड़े के अंदर तो हमारी बीपी मापी गई थी, ब्लड प्रेशर, जबकि बंदर के अंदर खोजा गया था RH फैक्टर, जो आप कहते हो ना, ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, 8 बन जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर है ये। तो ये किस में मापा गया था, ये RH फैक्टर कहते हैं इसको। इस RH फैक्टर के आधार पर ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, रिसिप्ट कर सकते हो, सीधा नहीं देते कि मेरा ब्लड ग्रुप ए आपका भी है तो आपसे खून ले लूं, आपको तो नहीं, फैक्टर मैच करना चाहिए। हो सकता है आपका ए पॉजिटिव हो, मेरा नेगेटिव हो, तो नहीं होगा काम। तो RH फैक्टर में क्या किया गया था, RH फैक्टर सबसे पहले मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर खोजा गया था। बंदर का नाम था मकाका रीसस, इसलिए इसको देखो RH रीसस फैक्टर कहते हैं, बंदर का नाम है ये। तो पेपर में पूछते हैं RH फैक्टर की खोज किसमें हुई थी, जबकि ब्लड प्रेशर की खोज किसमें हुई थी, बंदर से ही सबसे पहले फैला था एड्स। एड्स रोग से सबसे पहले ग्रसित सजीव कौन था, बंदर ही था। दक्षिण अफ्रीका से एड्स की उत्पत्ति मानी जाती है, पहले बंदर में था, ये बंदर से आ गया अब मनुष्यों के अंदर, ठीक है। एड्स फैलने के अलग अलग कारण है, रोग में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी कराऊंगा तब पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो, मान लो एक तो हमारी बीपी थी नॉर्मल 120 से 80, हाई हो गई हाइपरटेंशन, लो हो गई हाइपोटेंशन, अभी तो ब्लड प्रेशर चल रहा, आदमी जीवित है। और अगर मान लो बीपी है ही नहीं, ब्लड प्रेशर ही खत्म हो गया, रक्तदाब ही खत्म हो गया, तो ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही, मतलब प्रेशर नहीं है, तो खून बॉडी में वही है, वहां का वहीं जम गया। इसको कहते हैं हार्ट अटैक, हृदयघात, दिल का दौरा, राम नाम सत्य। तो पॉइंट बनाओ, हृदयघात। हृदयाघात क्या होता है, या फिर हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का दौरा बोल दो। हृदयघात के चांसेस वैसे ज्यादा बनते हैं मोटे लोगों में, मोटापा होता है जिनमें, वो हार्ट अटैक के मरीज ज्यादा मोटे लोगों में मिलते हैं। कारण क्या है, हार्ट अटैक सिंपल चीज किसकी वजह से आता है, चिपचिपा स्टेरॉइड होता है अम्लीय, जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाता है और रक्त के परिवहन की क्रियाविधि बंद हो जाती है, ऑक्सीजन का आना जाना बंद, उसको कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, मर गया, ठीक है। तो तेलीय खाद्य पदार्थ है ना, ऑयली फूड ज्यादा नहीं खानी चाहिए अपने को, ठीक है ना। ज्यादा खाते हो चर्बी बढ़ती है, मोटापा आता है। इसमें फैट होती है, वसा, ज्यादा वसा है वो लीवर उसको सड़ाता है, वसा के सड़ने से कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे पाइप है आपकी बॉडी के अंदर, मान लो कचरा जमा हो जाता है, यहाँ पे कचरा एक प्रकार का, ये रक्त की पंपिंग हो रही है, कोई पाइप है, इसके अंदर कुछ जैसे आप तेलीय खाद्य पदार्थ खा रहे हो, उनमें क्या होती है, वसा होती है, पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, ऐसे नाम बताए थे। वसा जो है ना, तेलीय खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं खाने नहीं चाहिए, कभी खा लो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खानी चाहिए। कई होते सुबह शाम खाते, सुबह चाहेंगे चलो मेरे को समोसा खिला दो, शाम को फिर रेडियां लगेगी वहां चले जाएंगे, रोज डेली। ज्यादा अगर तेलीय खाद्य पदार्थ खाओगे, चिकने ऑयली फूड लोगे, उनमें होती है फैट, वसा। तो वसा को हमारा लीवर क्या करता, सड़ाता है। आवश्यकता से अधिक जो वसा होगी ना, उसको हमारा लीवर सड़ाएगा, और सड़ने को बोलते हैं भंजन, वसा का भंजन। वसा का भंजन करता है कौन करता है, लीवर करता है, यकृत। और इस वसा के सड़ने से क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मीठा होता है चिपचिपा,
अम्लीय स्टेरॉइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल ने चिपचिपा होगा तो ये क्या करेगा, ये जो आपकी धमनी है ना कोरोनरी, इसका नाम है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी, इसके अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे जमा होना चालू हो जाएगा, ऐसे यहां इस जमने लग गया, ऐसे ये परत बन गई इस प्रकार से, ऐसे ये जमने लग गया, तो ये पाइप है, इसकी जो दीवार है वो पतली नहीं होगी क्या, प्रेशर बढ़ेगा दाब बढ़ेगा इसमें, तो ये जमा हो जाता है। फिर अगर ये पूरा अगर ब्लॉक हो जाए इससे, अब कोरोनरी धमनी अगर पूरी की पूरी मान लो कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक हो गई, अरे कोरोनरी धमनी यूं जा रही थी, याद करो, इसके अंदर जा रही थी, इसमें बायां लिंद में जा रही थी, अब ये कोरोनरी तो कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक हो गई, अब कोरोनरी बंद हो गई तो क्या हृदय में शुद्ध रक्त जाएगा, क्या शुद्ध रक्त नहीं जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य मारा जाता है, इसको हृदयघात कहते हैं। तो जो ऐसे नोड एक वाल होता है, ऐसे नोड जो हृदय को क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करवाता है, ऐसे नोड, कई बार ना वाल्व डलवाए हृदय में, पेस मेकर डलवाया है, तो हार जब कहीं फेल हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं, पेस मेकर डाल देते हैं, जिसकी वजह से धड़कन चालू हो जाती है। तो हृदयघात के उपचार में काम आने वाला उपकरण कौन होता है, पेस मेकर होता है, वो पेस मेकर डाल देते हैं यहाँ पे, से फाड़ के, यहाँ से ऐसे ऑपरेशन करते हैं, यहाँ से फाड़ के, और इसके अंदर क्या करेंगे, पेस मेकर को डाल देंगे यहाँ पे, ऐसे नोड की जगह इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो करता है उसके अंदर, तो पेस मेकर से आपकी धड़कन चालू हो जाती है। हृदय अगर फेल हो गया तो दिल नया लगाते हैं, तो ये निकाल देते हैं, दूसरा लगाते हैं। आप सोच रहे हो कि निकाल देंगे तो दूसरा नया कैसे लगेगा, ये निकाला तो बंदा मर जाएगा, मरता नहीं। इसको यहाँ से फाड़ के, यहाँ पर हमारी एक हड्डी होती है दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, यहाँ आप चेक करोगे गुटका सा महसूस होगा, स्टर्नम हड्डी होती है, और उसकी फेफड़े है ना, जो दोनों फेफड़े उनको बीच से जोड़ती है, वहां से होता है क्रैक काम। ये ऐसे, ये फेफड़े के अंदर पंसलियां है ना, रिब्स, ऐसे पंसलियां हैं 12 जोड़ी, ऐसे इस फेफड़े में, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 24 हड्डियां होती है पंसलियां फेफड़े में, इसके बीच में ना एक हड्डी है ऐसे, हाँ स्टर्नम ओरोस्थी, तो दोनों फेफड़ों को बीचों बीच से जोड़ के रख रही है। ये हड्डी नहीं होती ना, तो ये बायां फेफड़ा अलग होता, दायां, ये हड्डी नहीं होती, वो फेफड़ों के काख में आ जाता तो हो सकता था ना, हंसने वाली बात नहीं है, सही है। फेफड़े की 12 जोड़ी पसलियों को बीचों बीच से जोड़ने का कार्य कर रही हड्डी है, यहाँ पे चेक करो, गुटका सा लग रहा है ना, स्टर्नम, इस स्टर्नम से यहाँ से फाड़ते हैं, फिर यहाँ से आपका जो हार्ट है ना उसको निकालेंगे, बाहर से नया लगाते हैं। अब हार्ट निकाल दे तो बंदा मरेगा नहीं, क्या नहीं मरेगा, क्योंकि बाहर से जो हृदय के अंदर जो पाइप आ रही है ना कोरोनरी, बाहर से एक उपकरण होता है, पेस मेकर से कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो कोरोनरी धमनी जितना रखता है ना सीधा पेस मेकर से आएगा, आलिंद में काम खत्म हो जाएगा, पेस मेकर से शरीर में जाएगा, तो बाहर से रेडीमेड काम चलता रहता है, और आपका हृदय है वो कुछ समय के लिए 3-4 घंटे तक काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो धड़कता रहा तो डॉक्टर उसमें करेगा कैसे ऑपरेशन, ढूंढे कैसे, वो तो यूं कर रहा है पंपिंग, वो आराम से ऐसे स्थिर हो जाए तो डॉक्टर उसमें मांसपेशियां देख सकता है, कुछ फंसा हुआ है कचरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाहर निकाल सकता है, तो ऑपरेशन कर देते हैं। ये इसको कहते हैं अपने हृदयघात। अब रही बात इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या पूछेंगे, किस पोषक तत्व की अधिकता से हृदयघात आता है। पेपर में कई बार ये पूछ रहे थे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा होता है, और ये एक स्टेरॉइड होता है, जिम जाते लोग लेते हैं ना स्टेरॉइड, और ये एसिडिक प्रकृति का होता है। ऐसे पूछ लेते हैं हृदयघात का संबंध किस रक्तवाहिनी से होता है, कोरोनरी धमनी से है, ठीक है। तो लिखो हृदयघात में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कोरोनरी धमनी, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कोरोनरी धमनी पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य मारा जाता है, इसे हृदयघात कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हृदयघात का संबंध किस रक्तवाहिनी से होता है, तो आंसर रहेगा कोरोनरी धमनी, या इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। और किसकी अधिकता से हृदयघात आता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है,
अम्लीय स्टेरॉइड, बोलेगा हार्मोन है, स्टेरॉइड है ना, ऐसा और कुछ 4 ऑप्शन डालेंगे तो उत्तर बोलना स्टेरॉइड। अब हृदयाघात आया, डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, वो करेगा इसका उपचार। उपचार किससे? पेसमेकर डाल देते हैं। हृदयाघात के उपचार में काम आने वाला उपकरण कौन है? और इसके अंदर एक धातु होती है, वो धातु का नाम पूछे तो याद रखना लिथियम धातु होती है। पेसमेकर नामक उपकरण में कौन सी धातु होती है? या हृदयाघात के उपचार में कौन सी धातु काम आती है? तो पेसमेकर का संबंध लिथियम धातु से है, और लिथियम सबसे हल्की धातु भी है, प्रकृति की सबसे हल्की धातु। धातु बोल रहा हूं, तत्व नहीं बोलना, तत्व तो हाइड्रोजन है, सबसे हल्की धातु भी लिथियम है। भारी धातु सबको पता ओस्मियम होती है। ठीक है, ये था हृदयाघात। तो आपका टॉपिक था रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ ली, इसके अंदर कोई चीज नहीं छूटी है। हृदय पढ़ लिया, रक्तदाब पढ़ लिया, धड़कन के बारे में चर्चा कर ली, कितनी कितनी धड़कन होती है वो पढ़ लिया, धड़कन बढ़ाने वाला हार्मोन पढ़ लिया, ग्रंथियां पढ़ ली, ब्लड प्रेशर पढ़ लिया, और हृदय घात और धमनियां और शिराएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।